हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। वक्त आ चुका है आपकी परीक्षा लेने का और आपके सामने है एग्जाम्पल। एक नहीं दो एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल हम करेंगे और दूसरा हम फिर से करेंगे। तो ये दो एग्जाम्पल आज की क्लास में हम करने वाले हैं, पर आपको मैं दे देता हूँ क्विक रिकैप जितना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने जान लिया कि जो इनकम टैक्स लॉ है, इनकम टैक्स लॉ, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट उसमें एक पार्ट है जो कि 1961 में आया था। हालांकि जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुई थी उसमें 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल था। प्रेसिडेंट ने साइन किए थे 1961 में। अब क्योंकि एक्ट इतना पुराना है और हर साल बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, हमारा जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, बदलते रहता है, तो उसको देखकर हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल एनुअल फाइनेंस एक्ट लेकर आती है। हर साल एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है, तो हर साल आ ही रहा होगा फाइनेंस एक्ट। वो सारे फाइनेंस एक्ट हमने इसमें कवर कर लिए हैं, यानी कि फाइनेंस एक्ट 2019 तक सारी चीजें ऑलरेडी कवर्ड है और उसके साथ अमेंडमेंट के साथ मैं आपको करवा रहा हूं। साथ ही में जो है इनकम टैक्स के कुछ रूल्स होते हैं जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बनाता है। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, या जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके अंडर सीबीडीटी है डायरेक्ट टैक्स का, और इनडायरेक्ट टैक्स का सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। वैसे इससे पहले बोलते थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। तो यानी इनडायरेक्ट टैक्स का अलग है, डायरेक्ट टैक्स का अलग है। दो डिपार्टमेंट है। सीबीडीटी में ही इनकम टैक्स आपका ऑफिसर आता है जिसकी पोस्ट सबसे नीचे होती है, और इसके ऊपर बहुत सारी और पोस्ट भी होती है। यानी जिसे हम बहुत बड़ा आदमी समझते थे इनकम टैक्स ऑफिसर, वो सबसे निचले स्तर का कह सकते हैं आप ऑफिसर होता है, और उसके नीचे असिस्टेंट होते हैं, पर इसके ऊपर के बहुत सारे ऑफिसर्स और होते हैं। तो ये जो है इनकम टैक्स रूल्स बनाता है, यानी कि कोई चीज को करना है, कैसे करना है, उसके बारे में प्रोसीजर वगैरह निर्धारित करता है, फॉर्म वगैरह लेकर आता है। सर्कुलर जो है डिपार्टमेंट ला सकता है क्लैरिफिकेशन के लिए कि भाई हमारा जो स्टैंड है इस पर्टिकुलर मुद्दे पर ये है, आप चाहें तो फॉलो करें, बेनिफिट लगता है तो फॉलो करें, नहीं बेनिफिट लगता तो ना करें, पर हमारे जो बंदे होंगे वो तो हमेशा सर्कुलर को फॉलो करेंगे। नोटिफिकेशन जो है वो भी दोनों ला सकते हैं। सीबीडीटी भी ला सकते हैं नोटिफिकेशन रूल्स को चेंज करने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकती है नोटिफिकेशन एक्ट को तुरंत चेंज करने के लिए। और आखिरी चीज यहां पर आती है केसेस, यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की केसेस। वैसे देखा जाए तो इनकम टैक्स का एक इंटरनल डिपार्टमेंट भी है, इनकम टैक्स एपिलेट ट्राइब्यूनल। तो पहले अगर कोई विवाद होता है तो इस ट्राइब्यूनल के पास जाना होता है, और यहाँ पर जो डिसीजन आता है अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है या आपके फेवर में आ गया, डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं है और मुद्दा लॉ का है कि भैया जो लॉ में लिखा है समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, हमारी कुछ इंटरप्रिटेशन है, आपकी कुछ इंटरप्रिटेशन है, तो फिर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में तो तभी जा सकते हो जब लॉ की इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है, कि वो लॉ की जो इंटरप्रिटेशन है दो अलग अलग निकल कर आ रही है, तब सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जा सकता है और वो अपना डिसीजन देगा तो पूरी कंट्री पर एप्लीकेबल रहेगा। वो सारी बातें जो हैं आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि सीए फाइनल में आती है, पर यही मोटे तौर पर जो है इनकम टैक्स लॉ मैंने आपको करवाया था। और लास्ट क्लास में ये भी मैंने आपको बताया था कि कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। जो इंसान अधिकतर इंडिया में रहता है वो है रेजिडेंट, और बाकी जो दूसरा होता है जो अधिकतर इंडिया में नहीं रहता वो उस साल के लिए होता है नॉन रेजिडेंट, और ये हर साल कैलकुलेट करा जाता है, और उस हर साल को हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर इनकम टैक्स की भाषा में। वैसे वो आपका करंट ईयर होता है, करंट फाइनेंशियल ईयर होता है, बट इनकम टैक्स की भाषा में होता है प्रीवियस ईयर। रेजिडेंट के लिए जो है इंडियन इनकम है, फॉरेन इनकम है, दोनों टैक्सेबल है। नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल है। हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस चेक होता है और सिटीजनशिप से इसका कोई वास्ता नहीं है। तो जो भी रेजिडेंशियल स्टेटस है हम उसका अलग से चैप्टर करेंगे, और डिपेंडिंग ऑन क्या रेजिडेंशियल स्टेटस है पांचों हेड में इनकम कैलकुलेट करेंगे कि भाई उसकी सैलरी से कितनी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कितनी है, बिजनेस वगैरह करता है तो कितना कमाता है, कैपिटल गेन अगर उसका आया है कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर, या लॉस आया है तो कितना आया है, और अदर सोर्सेज से कितना पैसा उसके पास आया है, सबको ऐड कर लेते हैं। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग ऑफ इनकम, वो सब आपको मालूम है। इंडिविजुअल चैप्टर की एग्जेम्पशन डिडक्शन आपको मालूम है। तो वो सब करने के बाद यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। उसमें से कुछ डिडक्शंस माइनस करना अलाउ है, चैप्टर 6A की डिडक्शन बोलते हैं, या सेक्शन 80C से 80U की डिडक्शन बोलते हैं। ये डिडक्शन के सेक्शंस हैं। सेक्शन नंबर होते हैं ना 1 2 3 4, वैसे 80C से 80U डिडक्शन के सेक्शन है। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम से जो करी जाती है वो सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है, और फिर उसके बाद आपकी टोटल इनकम आती है, जिस पर टोटल इनकम के दो हिस्से करे जाते हैं। एक है टाइप ऑफ इनकम, वो इनकम छांट लो जिस इनकम पर स्पेशल रेट पर टैक्स लगता है उस पर लगा दो, और बाकी जो बच गई है उसे हम नॉर्मल इनकम बोलते हैं, जो कि टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है और हम करते हैं। टैक्स रेट्स क्या हैं वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल जब आप टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं इनकम टैक्स,
अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा की है तो लग सकता है सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स। और अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे नीचे है तो मिल जाता है आपको रिबेट, सेक्शन 87A का रिबेट, यानी कुछ बेनिफिट मिल जाता है आपको, टैक्स से छूट मिल जाती है। और इसके बाद जो आपका इनकम टैक्स आता है इसमें हम ऐड करते हैं, उसके बाद जो आपका इनकम टैक्स आता है उसमें हम ऐड करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का। फिर ये आपके पास इनकम टैक्स आ जाता है जो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ सकता है इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का। हालांकि अगर आपने प्रीवियस ईयर में ही कुछ टैक्स पे कर दिया, जिसे एडवांस टैक्स बोलते हैं, या प्रीवियस ईयर में ही आपका किसी ने टीडीएस काट लिया, तो जितना ऑलरेडी कट चुका है वो आप माइनस कर लेते हैं और बाकी इनकम टैक्स जो आ जाता है वो गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। ये पूरा प्रोसीजर मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अब ये सारी चीज़ें हो गई तो अब आपका जो है एग्जाम्पल हम करेंगे। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिएगा, कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, यानी एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। इस पहली लाइन में ही कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स में क्लियर हो गया कि मिस्टर एक्स जो है कोई एक इंडिविजुअल है, कोई एक बंदे की बात कर रहे हैं हम लोग। हम कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम कंपनी की बात नहीं कर रहे, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। ना हफ, ना एओपी, ना बीओआई, आर्टिफिशियल ड्यूरिंग पर्सन नहीं, एलएलपी नहीं, कंपनी नहीं, इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल की इनकम हमें कैलकुलेट करनी है जो कि एक रेजिडेंट है। दूसरी बात लिखी हुई है सेकंड लाइन में, हु इज अ रेजिडेंट इन प्रीवियस ईयर 1920। इन प्रीवियस ईयर 1920 यानी कौन से प्रीवियस ईयर की इनकम आप कैलकुलेट करने वाले हो। रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, मिस्टर एक्स है या XYZ लिमिटेड है या XYZ LLP है, वो सारी चीजें आपको क्वेश्चन से ढूंढ कर निकालनी है। क्योंकि टाइप ऑफ पर्सन इसलिए चाहिए क्योंकि हर पर्सन के लिए अलग टैक्स रेट होगी, हम आने वाली क्लास में करेंगे। तो मिस्टर एक्स ने क्या क्या कमाया, उसने इनकम फ्रॉम सैलरी कमाई। हालांकि जो इस चैप्टर में डिडक्शन मिलती है सैलरी से वो इसने नहीं ली है, और विदाउट डिडक्शन इसने सैलरी कमाई है 3 लाख रुपए की। उसने हाउस प्रॉपर्टी ए से इनकम कमाई है 2 लाख रुपए की, और हाउस प्रॉपर्टी बी यानी कि एक और हाउस प्रॉपर्टी है जिससे उसको आया है लॉस। क्या आप बात कर रहे हो सर, मेरे पास घर है उससे रेंटल इनकम ही आ सकती है, लॉस थोड़ी ना आ सकता है। ये तो बिल्कुल ही बेतुकी बात हो गई। दोस्तों जब हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर करेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है उसमें से हम माइनस कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर दैट हाउस प्रॉपर्टी। अब अगर इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करेंगे और वो ज्यादा आ गया तो उस केस में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नेगेटिव भी हो सकती है, और इसका पूरा चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी में हम करेंगे। सारी बातें हम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में करेंगे। फिलहाल जो है यहाँ पर लॉस दे रखा है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बी 1 लाख रुपए का मान लेते हैं। हाँ, लॉस निकाल कर दिया हुआ है, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है। जब इस चैप्टर में जाएंगे तो 1 लाख आया कैसे, 2 लाख आया कैसे, वो सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है मिस्टर एक्स सोल्ड शेयर्स इन मारुति सुजुकी, जो कि एक इंडियन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी आप कह सकते हैं, जिसकी कॉस्ट प्राइस है 20,000 रुपए की, और बेचा है 30,000 रुपीज का। शेयर्स को इसने अपने पास रखा था 1 साल से भी कम पीरियड के लिए, यानी कि थोड़े से समय अपने पास रखकर बेच दिया। शेयर्स एक कैपिटल एसेट होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। हालांकि इसका पूरा डिस्कशन है कैपिटल गेन के चैप्टर में करेंगे कि कैपिटल एसेट वाकई में होता क्या क्या है, बट फिर भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था शेयर्स आर कैपिटल एसेट, और अगर उसे हम ज्यादा समय तक अपने पास नहीं रखते हैं तो शॉर्ट टर्म हमारा वो कैपिटल एसेट कहलाता है। उसको बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ सकता है। डिविडेंड रिसीव हुआ है फ्रॉम मारुति सुजुकी ऑन 10 अगस्त 2019 लिखा है, 5,000 रुपए का डिविडेंड रिसीव हुआ है। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, जिसने की डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर दिया, जो कि आप अकाउंटेंसी में भी पढ़ेंगे, लॉ में भी पढ़ेंगे, जो कंपनी लॉ है वहां भी आप पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी इस पर टैक्स कंपनी दे देती है जितना भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इसलिए वो शेयर होल्डर्स के लिए एग्जेम्प्ट होता है। बट हालांकि अगर शेयर होल्डर को बहुत ज्यादा ऐसा डिविडेंड मिल रहा है 10 लाख से भी ज्यादा का, तो एक्सेस पोर्शन पर हम स्पेशल रेट पर टैक्स लगाते हैं, 10% पर टैक्स लगाते हैं। फिलहाल ये डिविडेंड मिला है डोमेस्टिक कंपनी से, 5,000 का एग्जेम्प्ट होना चाहिए। एक सन है इनके, सन ऑफ मिस्टर एक्स, अर्नड इंटरेस्ट ऑन FD 50,000 रुपए, और जो सन है उसकी एज है 10 ईयर्स। इसका मतलब कि माइनर चाइल्ड है, 18 साल से कम की उम्र का है, और अपनी मेहनत से पैसा नहीं कमा रहा है, फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसके पेरेंट्स के लिए क्लब होएगा, उसके पेरेंट्स के लिए टैक्सेबल होगा। मिस्टर एक्स ने LIC प्रीमियम भी पे किया है 1920 ईयर में 10,000 रुपीज का,
उन्होंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं टैक्स सेवर एफडी में, जिसका लॉक इन पीरियड है 5 साल का। ये जितनी भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, ये आपकी डिडक्शन में आप पढ़ेंगे, सेक्शन 80C में पढ़ेंगे, सेक्शन 80C से 80U तक पढ़ेंगे कि अगर आप यहां पर पैसा डाल देंगे तो आपको छूट मिलेगी, अगर आप किसी और स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड में करेंगे तो आपको छूट मिलेगी, अगर आप प्रीमियम पे करेंगे इंश्योरेंस का तो आपको छूट मिलेगी। तो बहुत सारी चीजें वहां पर डाल दी है। 5 साल की एफडी करेंगे तो छूट मिलेगी। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आपके सेक्शन 80C में करवाई जाएगी। फिलहाल एग्जाम्पल देने के लिए, समझाने के लिए कि ऐसा भी होता है इनकम टैक्स में, यहाँ कुछ एग्जाम्पल ऐड करे हैं। मजे की बात यह है, जो ट्विस्ट है यहाँ पर वो ये है कि सेक्शन नंबर 80C बोलता है कि आप इसमें जो हमने 15, 20, 30 चीजें लिखी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो कर लीजिए, पर इसका मतलब ये नहीं है सर आप ग्रॉस टोटल इनकम कमा रहे हो 5 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की, आप कहते हो चलो मैं डिडक्शन भी एक काम करता हूं, 15 लाख रुपए की ले लेता हूं और काम खत्म, मेरी इनकम कभी आएगी नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये चालाकी नहीं चलेगी कि आप सारी की सारी डिडक्शन में ही अपनी इनकम कम कर लें। इसीलिए यहां पर लगाई हुई है लिमिट कि आप इन्वेस्ट कितना भी कर लें, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आप 80C में डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। हाँ, दूसरे सेक्शन और हैं डिडक्शन के, 80C के बाद 80D है, 80CC है, बहुत सारे और हैं, 80E, 80EE, बहुत सारी चीजें हैं, वहां आप ले सकते हैं डिडक्शन। बट 80C जो है, जिसमें हम सुनते हैं आमतौर पर कि जो आपके टीवी पर अगर आप कहीं देख रहे हैं, आपने सुना होगा कि यहाँ पर इन्वेस्ट करने से डिडक्शन मिल जाती है, तो वो जनरली 80C की बात करी जाती है। और 80C में जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए की है, उससे ज्यादा की डिडक्शन नहीं मिलती है। मिस्टर एक्स का एक बिजनेस है नेपाल में, और वो बिजनेस है एग्रीकल्चरल इनकम का, जो कि है 50,000 रुपीज। एग्रीकल्चरल इनकम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, बट एग्रीकल्चरल इनकम जो इंडिया से कमाई है उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। किसी दूसरी कंट्री में कमाई है तो फॉरेन इनकम तो है, और रेजिडेंट के लिए फॉरेन इनकम पर भी टैक्स लगेगा और इसकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। अगर यही उसने खेतीबाड़ी हमारे इंडिया में करी होती तो एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्ट होता। अगर आपको ये सारी चीजें पता लग गई है तो आंसर करते हैं सर। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में टाइटल डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर एक्स, फॉर लिख देंगे यहां पर फॉर प्रीवियस ईयर 1920 और असेसमेंट ईयर 2021। बात एक ही है, प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है, असेसमेंट ईयर में रिटर्न भरी जाती है, असेसमेंट ईयर में हम कैलकुलेशंस करते हैं, कंप्यूटेशन देखते हैं कितना हमारा टोटल इनकम है, कितना टैक्स बनता है, कितना दे चुके हैं, कितना देना बाकी है, वो सारी चीजें असेसमेंट ईयर में करी जाती है। बट प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई जाती है। डिक्शनरी मीनिंग में तो प्रीवियस ईयर पिछला साल होता है, बट आपके इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर वही साल होता है जिस साल का आप इनकम टैक्स निकाल रहे हैं, जिस साल का आप इनकम टैक्स निकाल रहे हैं। तो ये हेडिंग आप जरूर डालेंगे जब भी आप ऐसी कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट इनकम टैक्स अगर 60 नंबर का आएगा तो 60 में से 50 नंबर का यही आएगा जिसमें आपको टेबल बनानी है और बताना है कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा, कौन सी पर नहीं लगेगा, बस आपको यही बताना है। यानी अगर आपने पूरे इनकम टैक्स में समझ लिया कि किस इनकम पर टैक्स है और कौन सी एग्जेम्प्ट है, क्या डिडक्शन मिल सकती है, कैलकुलेट कैसे करते हैं टोटल इनकम, और उसके बाद जो है अगर कोई टीडीएस वगैरह कट गया है तो उसका एडजस्टमेंट लेने के बाद हम नेट टैक्स को कैसे पे करते हैं, अगर ये प्रोसीजर आपने सीख लिया, ये रिटर्न किसको भरनी होती है, कब भरनी होती है, वो सब भी सीख लिया, तो बस यही है आपके पूरे टैक्स में। सीए इंटरमीडिएट में हो या सीए में इंटरमीडिएट हो या सीए फाइनल हो, ये चीजें तो आपको हमेशा ही याद रखनी है, प्रैक्टिकली सब काम आएगी। इसीलिए मैं आपकी तीसरी क्लास में ही, सेकंड है थर्ड क्लास है मालूम नहीं, थर्ड क्लास है शायद, तो थर्ड क्लास में ही मैं आपको ये एग्जांपल करा रहा हूं जो टोटल इनकम का आमतौर पर आखिरी में करवाया जाता है, सारे चैप्टर होने के बाद करवाया जाता है, वो मैं आपको सबसे पहले करवा रहा हूं। अभी जो May 19 का अटेम्प्ट था उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, जो आपका अभी आने वाला है नवंबर 19 में जो पेपर आ रहा है उसमें भी 10 नंबर का आने वाला है, May 20 में भी आएगा। हर साल जो है 10-10 नंबर का ये आता है, 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। इनकम फ्रॉम सैलरी 3 लाख रुपीज की दे रखी है, तो 3 लाख रुपीज की दे रखी है, इसमें लिखा हुआ है विदाउट डिडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, तो हर चैप्टर में डिडक्शन मिलती है। सैलरी में गवर्नमेंट ने कहा कि आप जितनी भी सैलरी कमा रहे हो हम मानेंगे कि 50,000 रुपए तो आपने सैलरी कमाने के लिए खर्चा किया है, इसलिए 50,000 रुपीज हम फ्लैट आपको अलाउ कर देंगे। पर इसका यह मतलब कतई नहीं है कि अगर आपने सैलरी कमाई है 40,000 रुपए की, तो 40,000 रुपए की सैलरी आप कमाते हैं और 50,000 उससे लेस कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा सर। आप 50,000 मैक्सिमम माइनस कर सकते हैं और जितनी सैलरी है वहां तक आप माइनस कर सकते हैं, उससे ज्यादा माइनस नहीं कर सकते।
40,000 की सैलरी तो 40,000 माइनस करेंगे, 10,000 की सैलरी तो 10,000 तक आप माइनस कर सकते हैं। अगर सैलरी 3 लाख रुपए की है तो आप मैक्सिमम 50,000 तक आंख बंद करके माइनस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। पुराने टाइम में ये लिमिट नहीं हुआ करती थी, मतलब बहुत पहले हुआ करती थी, उसके बाद बहुत सालों से नहीं थी और फिर दोबारा इंट्रोड्यूस कर दी गई है, क्योंकि लोग फर्जी बिल लगाने लग गए और क्लेम करने लगे अलग अलग सेक्शन में डिडक्शन, एग्जेम्पशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया एक काम करो, जहां फर्जी बिल वगैरह लगाने का काम होता है उसे तो हटाओ और फ्लैट 50,000 सबको दे दो, स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं इसको। और सेक्शन नंबर 16 ब्रैकेट में 1 2 3 नहीं लिखा, आइए लिखा, इसलिए क्लॉज आइए, क्योंकि सब सेक्शन जो होता है 1 2 3 करके होता है, क्लॉज ABCD होता है, फिर सब क्लॉज होता है, तो ये आइए लिखा हुआ है। तो सेक्शन 16 क्लॉज आइए, सेक्शन 16 जो है डिडक्शन का है सैलरी का। सैलरी के चैप्टर से डिडक्शन जो मिलेगी वो सेक्शन 16 में लिखा है। 50,000 की मिल जाएगी, आपकी 2.5 लाख रुपए की इनकम आ जाएगी। ये सैलरी हेड से इनकम आपने निकाली है, आपको ऐसे हर हेड से इनकम निकालनी है। चाहे तो आप वर्किंग नोट में अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम PGBP एटसेट्रा एटसेट्रा टोटल करके लिख सकते हैं। या आप अपने मेन आंसर में ही कैलकुलेशन भी शो कर सकते हैं। अगर ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है तो बेटर है कि आप एक ही आंसर में सब कुछ शो कर दें। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है, हाउस प्रॉपर्टी ए से आ रही है 2 लाख रुपए, हाउस प्रॉपर्टी बी से लॉस आ रहा है आपका 1 लाख रुपए का, जिसको बोलते हैं हम इंट्रा हेड लॉस की सेट ऑफ। सेम हेड से आप सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे, अगर लॉस बच गया तो दूसरे हेड से भी सेट ऑफ किया जा सकता है, जिसका आपका पूरा एक अलग चैप्टर है। आपकी हाउस प्रॉपर्टी से 2 लाख की इनकम आ रही है, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आ रहा है 1 लाख का, तो नेट जो है हाउस प्रॉपर्टी के पूरे हेड से 1 लाख रुपए की इनकम आ रही है। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन है, आपको याद होगा यहां पर मैंने आपको बताया था नेपाल। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन लाइन में दिया हो, क्वेश्चन आपको कैसा भी दिया हो सकता है, उसमें जो बाद वाली बात है वो आपको ढूंढ के लिखनी है। अच्छा बिजनेस इनकम यहां नीचे दे रखी है, ऊपर नहीं दे रखी, पता लगे आपको लग रहा है क्वेश्चन में लाइन वाइज दिया होगा, पहले सैलरी फिर हाउस प्रॉपर्टी फिर PGBP की इनकम दी होगी, नहीं, जम्बल्ड फॉर्म में इधर उधर एडिशनल नोट्स में ऊपर नीचे कैसा भी कुछ भी दिया जा सकता है। आपको आइडेंटिफाई करना है अच्छा ये इस चैप्टर से रिलेट करता है और उस चैप्टर में ये प्रोविजन बोलते हैं कि ये एग्जेम्पशन मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी, इतना टैक्सेबल होगा, तो इसीलिए मैं ऐसी एडजस्टमेंट करने वाला हूं और सेक्शन का रेफरेंस देने वाला हूं। तो PGBP मैंने लास्ट पॉइंट उठाया, यहाँ पर इनकम फ्रॉम PGBP नेपाल से आई है, इसके लिए टैक्सेबल। इंडिया से एग्रीकल्चर कमाओगे, इंडिया से एग्रीकल्चर इनकम कमाओगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा। कैपिटल गेन की भी इनकम आ रही है, क्योंकि जो शेयर्स होते हैं वो कैपिटल एसेट होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। और भी बहुत सारी चीजें कैपिटल एसेट होती है, सब नहीं बता सकता क्योंकि उसके लिए आपका एक अलग चैप्टर है। तो शेयर्स को अगर आप 1 साल से कम भी रखते हैं अपने पास और बेच देते हैं, तो सेल कंसीडरेशन जो 30,000 की है उससे आप सेल में से कॉस्ट माइनस करेंगे, जिसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलते हैं, एक्वायर करने की कॉस्ट। तो सेल्स में से आपने कॉस्ट माइनस कर दी, 10,000 का आपके पास कैपिटल गेन आ गया, जिसे बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आपको डिविडेंड मिला है मारुति सुजुकी से, डिविडेंड इनकम आपको मारुति सुजुकी से मिली है ना, डिविडेंड इनकम आपको मारुति सुजुकी से मिली है, और अपनी डोमेस्टिक कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है वो ऑलरेडी टैक्स कट कर मिलता है। जो डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता है वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि कंपनी उस पर टैक्स दे चुकी होती है। यहां पर आपको समझा देते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है। कंपनी जो है अपना P&L बनाती है, P&L में सारे खर्चे माइनस करने के बाद इनकम आती है, जिसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अकाउंटिंग की टर्म्स में समझा रहा हूं आपको, टैक्स की टर्म्स में नहीं समझा रहा। इनकम टैक्स में PGBP का अलग चैप्टर है कि बिजनेस की इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बिजनेस की इनकम जो आप अकाउंटिंग में कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट नहीं होती है, PGBP में अलग तरीके से कैलकुलेट होती है। बट फिलहाल मैं आपको ये समझाने के लिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि नेट इनकम जो आती है उसमें जो है टैक्स भी दिया जाता है, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाए जाते हैं, और उसके बाद जो आपका नेट प्रॉफिट जो आ जाता है सब टैक्स वैक्स माइनस करने के बाद उसे बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में हम ट्रांसफर कर देते हैं, उसे P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यानी कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट पर टैक्स दे चुकी है और उस प्रॉफिट को डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बट उसे डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा कि यार अगर कंपनी टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, बहुत सारे शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कंट्रोल लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया इसमें किसने टैक्स दे दिया, किसने अपनी इनकम में इंक्लूड किया, किसने अपनी इनकम में इंक्लूड नहीं किया, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट का एक काम करते हैं, कंपनी के ऊपर प्रोविजन लगा देते हैं कि डिविडेंड देने के वक्त भी
वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एडिशनल टैक्स गवर्नमेंट को देंगे, बट जो शेयर होल्डर को मिलेगा वो शेयर होल्डर के लिए हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। फिर अभी रिसेंट टाइम में बोला कि यार शेयर होल्डर तो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं इससे, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेट है, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की जो रेट है वो ज्यादा नहीं थी, 15% प्लस सेस और एजुकेशन सेस वगैरह, सरचार्ज एजुकेशन सेस वगैरह ऐड करते हैं, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की रेट ज्यादा नहीं थी। पर जो बहुत सारे हमारे अमीर लोग लाखों रुपए का डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, अगर कायदे में वो कंपनी के लिए टैक्सेबल नहीं होता, कंपनी को टैक्स नहीं लगवाते दोबारा से, और इंडिविजुअल बंदे के लिए टैक्सेबल होता, तो उस पर 30% रेट पर टैक्स लग सकता था, क्योंकि वो करोड़पति है, उसकी इनकम कोई 5 लाख नहीं है जो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उसकी बहुत ज्यादा इनकम है, और 10 लाख से ज्यादा इनकम जो कमा रहे हैं उस पर 30% रेट का टैक्स लगता है। तो गवर्नमेंट ने कहा यार इसको तो बड़ा फायदा हो रहा है, ये सारे पैसे शेयर्स में डालता है, बहुत सारा डिविडेंड मिलता है कंपनी से, और कंपनी 15% जैसा कुछ टैक्स देने के बाद बाकी इसको देती है, वो ये बोलते हैं मेरा एग्जेम्प्ट है। तो गवर्नमेंट ने फिर बोला भाई देखो ऐसा है शेयर होल्डर, आपके लिए 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, तो जितने हमारे छोटे शेयर होल्डर हैं उन्हें दिक्कत की बात नहीं है, पर जो बड़े शेयर होल्डर हैं उन्हें बोला कि 10 लाख से ऊपर का जो डिविडेंड मिलेगा ना, वो फिर आपको 10% रेट पर और टैक्स देना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट है, अभी कोर्स में नहीं है, मैंने आपको वैसे ही बता दिया। हाँ जी, आपके बुक में नहीं दे रखा ये बात, आपको एडिशनल बातें बताई गई है। तो डिविडेंड मिला मारुति सुजुकी से 5,000 रुपए का मिला, काट दिया सर, 5,000 रुपए को इंक्लूड ना करना, गलती मत करना, ये एग्जेम्प्ट होगा, और एग्जेम्प्ट का जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नहीं क्लॉज 34। सेक्शन 2 में डेफिनेशन का सेक्शन है, सेक्शन 10 जो है एग्जेम्पशन का सेक्शन है, डेफिनेशन का सेक्शन, सेक्शन 10 जो है एग्जेम्पशन का सेक्शन, दोनों के ब्रैकेट में जो लिखा होता है क्लॉजेस उसे बोलते हैं। इसीलिए सेक्शन 10 क्लॉज 34 में इसे एग्जेम्प्ट किया हुआ है डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, क्योंकि कंपनी ने इस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर दिया है। अब माइनर चाइल्ड की जो एफडी है उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, माइनर चाइल्ड को ही मिल रहा है मतलब, पर क्योंकि वो माइनर चाइल्ड है इसके लिए वो पेरेंट्स की इनकम में क्लब होएगा, तो भले ही माइनर चाइल्ड ने एफडी कराई हो अपने नाम से और उस पर इंटरेस्ट मिल रहा हो, पर वो पेरेंट्स की इनकम में ऐड हो जाएगा। यानी अगर माइनर चाइल्ड के लिए वो अदर सोर्सेज की इनकम है, तो पेरेंट्स के लिए जिसमें क्लब होएगा अदर सोर्सेज में ही क्लब होगा, तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम लिखेंगे एफडी इंटरेस्ट ऑफ माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड का इंटरेस्ट भी हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। और इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर है जिसमें ये बोला गया है कि माइनर चाइल्ड की इनकम आपके लिए क्लब हो जाएगी। अगर माइनर चाइल्ड ने अपने मेहनत से कमाया है, स्किल से कमाया, तो नहीं क्लब होगी, अदरवाइज उस पेरेंट्स की इनकम में क्लब होगी, अदरवाइज उस पेरेंट की इनकम में क्लब होगी जिसकी इनकम ज्यादा है। तो यहाँ तो एक ही पेरेंट की डिटेल दे रखी है मिस्टर एक्स की, तो उनकी इनकम में हम क्लब कर रहे हैं सेक्शन 64 सब सेक्शन 1A, सेक्शन 64 सब सेक्शन 1A। यहां पर बोला गया है कि माइनर चाइल्ड की जो इनकम है वो पेरेंट के लिए क्लब हो जाएगी। साथ ही में जो सेक्शन नंबर 10 एग्जेम्पशन का सेक्शन है उसके क्लॉज 32 में एक बात और बोल दी कि जब माइनर की इनकम पेरेंट्स के लिए क्लब होगी तो जिस भी हेड की इनकम है उसी हेड में क्लब होगी, बट 1500 रुपए तक हम एग्जेम्प्ट करेंगे, 1500 रुपीज तक हम एग्जेम्प्ट करेंगे। इसीलिए 50,000 का इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट को मैंने ऐड कर दिया, माइनर चाइल्ड का इंटरेस्ट है ना एफडी का, पेरेंट्स की इनकम में ऐड कर दिया सेक्शन नंबर 64 1A में, और सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 32 में 1500 माइनस कर दिए, क्योंकि 1500 तक माइनस करना पर चाइल्ड अलाउ किया गया है अगर मैं माइनर की इनकम क्लब करता हूं। अगर 2 माइनर चाइल्ड है और दोनों की इनकम क्लब करता हूं तो पर माइनर चाइल्ड 1500 माइनस करना अलाउड है, दूसरे की इनकम क्लब करी तो 1500 तक माइनस कर सकता हूं। सर अगर मैंने 700 रुपए की इनकम क्लब करी, तो अगर एफडी का इंटरेस्ट 700 रुपए मिल रहा होता और मैं क्लब करता अपने में, तो 700 रुपए तक का एग्जेम्पशन ले सकते हो भाई, 1500 रुपए मैक्सिमम एग्जेम्पशन है। और एग्जेम्पशन का कॉन्सेप्ट और डिडक्शन का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जिस भी चीज से आप माइनस कर रहे हो उसको माइनस करने के बाद आप नेगेटिव नहीं कर सकते, जो एग्जेम्पशन और डिडक्शन होती है। जनरली, ये जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, जनरली कॉमन सेंस। जब आप सारी इनकम को ऐड करेंगे, सभी हेड्स की इनकम को ऐड करेंगे, तो आपके पास आएगी ग्रॉस टोटल इनकम, और ग्रॉस टोटल इनकम से हम डिडक्शंस माइनस कर सकते हैं। डिडक्शंस जो मिलेगी एटीसी की, उसमें एलआईसी प्रीमियम का 10,000 डाला है, क्वेश्चन में बताया था। टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला 2 लाख रुपए, टोटल डाला 2,10,000 रुपए, तो 2,10,000 माइनस होने चाहिए। बट मैंने जैसे आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि जितना भी ग्रॉस टोटल इनकम है आप सब कुछ माइनस कर दोगे और जीरो कर दोगे इनकम, नॉट पॉसिबल।
एक्ट में लिखा कि 80C में जो डिडक्शन है वो 1.5 लाख से ज़्यादा की नहीं मिल सकती, इसीलिए मैं देखूंगा कि 2,10,000 ऑल्दो मैंने डाले हैं, पर 1.5 लाख से ज़्यादा मैं माइनस नहीं कर सकता। अप टू 1.5 लाख रुपए में माइनस कर सकता हूं, तो मैंने डिडक्शन ले ली है और ये मेरी टोटल इनकम आ गई है 3,08,500 रुपीज़। ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन है। 10 नंबर का आ सकता है? जी हाँ, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 5 नंबर का भी आ सकता है, 10 का भी आ सकता है, 8 का भी आ सकता है, जो भी आप कहें वैसा आ सकता है क्वेश्चन। और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी यहाँ पर आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल कर दी है, हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको निकालनी पड़े, तो उसके लिए आपको हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर आना चाहिए। सैलरी की इनकम निकाल कर दी है, पीजीपी की इनकम निकाल के दी है, हो सकता है कि आपको निकालनी पड़े, तो या तो अलग आपका क्वेश्चन आएगा पीजीपी का कि पीजीपी इनकम निकालो, सैलरी इनकम निकालो, ऐसे अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। बट जो मेन क्वेश्चन आएगा 10 नंबर 12 नंबर का, हो सकता है उसमें किसी एक हेड की इनकम आपको निकालनी पड़े और साथ में ग्रॉस टोटल इनकम वगैरह तो आपको निकालनी पड़े, और जो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं टीडीएस का, एडवांस टैक्स का, वो सब वहां पर लगे, सब कुछ वहां पर लगे। हो सकता है अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, नहीं समझ आया पॉज कर दो, दोबारा देख लो, समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़ूंगा, और फिर वीडियो पॉज करने के बाद, वीडियो से बैक आने के बाद उसे सॉल्व करिएगा और दोबारा से देखिएगा। अगर मोबाइल फोन में आपको पॉज का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप एक बार स्क्रीन को ऑफ या ऑन करेंगे तो पॉज का ऑप्शन आ जाएगा। वीडियो चलते चलते में स्क्रीन को ऑफ और फिर ऑन कर देंगे तो पॉज का ऑप्शन आ जाएगा, आगे पीछे वीडियो को भगा सकते हैं। कुछ मोबाइल में ऐसी दिक्कतें हैं, सब में नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, दिमाग आप लगाएंगे, कैलकुलेट आप करेंगे। मिस्टर वाई इज अ नॉन रेजिडेंट, इस केस में मिस्टर वाई नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट नहीं है। फॉर प्रीवियस ईयर 1920, ये सारी इनकम गिवन है। उन्हें सैलरी मिली जो उन्होंने अर्न करी थी और रिसीव करी थी यूएसए में, यानी इंडिया के बाहर, फॉरेन इनकम उसे मिली है। उसे इंडिया में भी सैलरी मिली है मिस्टर वाई को, जो कि कैलकुलेटेड गिवन है। कंप्यूटेड का मतलब सब कुछ कैलकुलेट कर कर हमने दिया है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो है 2 लाख रुपए की, इसमें से आप डिडक्शन माइनस नहीं करेंगे, ऑलरेडी सब कुछ करके दिया है, ब्रैकेट में कंप्यूटेड वर्ड लिखा है। हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम आ रही है 50,006 रुपीज, बड़ा ही विचित्र नंबर है। बिजनेस है आपका ए, बिजनेस का लॉस आया था ईयर 17-18 में, उसको सेट ऑफ करने के लिए कोई दूसरा हेड मिला नहीं, जिस वजह से वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। अगले ईयर में भी जब कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा तो एक बार कैरी फॉरवर्ड होने के बाद फिर बिजनेस इनकम से ही एडजस्ट हो सकता है, सेम हेड में ही एडजस्ट हो सकता है। वहां पर भी उसे बिजनेस इनकम उतनी नहीं आई होगी कि वो एडजस्ट कर पाए। ये एडजस्ट करने के बाद भी 20,000 का लॉस और बच गया होगा, जो फिर कैरी फॉरवर्ड होकर 1920 ईयर में भी आ गया। तो पुराना लॉस है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 8 सालों के लिए हो सकता है, जनरल प्रोविजन है, बाकी चीजें सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में पढ़ेंगे। 17-18 का लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है, और जो करेंटली आपका बिजनेस ए है, करंट ईयर का बिजनेस ए का ही लॉस है ये पुराने साल का, और करेंटली जो बिजनेस ए का प्रॉफिट है प्रेजेंट ईयर का, वो 50,000 का प्रॉफिट आया है, इनकम आई है। आपको डिविडेंड मिला है रिलायंस इंडस्ट्री से 20,000 रुपए का। आपको इंटरेस्ट ऑन एफडी मिला है, आपको, माइनर चाइल्ड को नहीं, आपको मिला है इंटरेस्ट ऑन एफडी आफ्टर टीडीएस ऑफ 2,000 रुपीज, यानी सामने वाली पार्टी ने टीडीएस काट कर आपको 18,000 रुपीज पे करे हैं। एक्चुअली में आपकी एफडी का जो इंटरेस्ट की इनकम थी वो 20,000 रुपीज की थी। पैसे कितने मिले? 18,000। 2,000 क्या है? टीडीएस, यानी कि आपका टैक्स गवर्नमेंट को उसने पे कर दिया। इंटरेस्ट अर्न्ड बाय मेजर चाइल्ड, मेजर चाइल्ड का इंटरेस्ट है 3,000 रुपीज। कंफ्यूज करने के लिए आपको ये चीजें दी होगी, तो ये नहीं है कि कुछ भी दिया तो सबको ऐड करेंगे। अरे किसी और की इनकम अपने में ऐड कर सकते हो क्या? द आंसर इज नो। अगर क्लबिंग के प्रोविजन लगेंगे तो ऐड करेंगे, नहीं लगेंगे तो नहीं करेंगे। तो ये तो मेजर चाइल्ड है वाई, उसकी इनकम दे रखी है कंफ्यूज करने के लिए। हो सकता है कि दी हो, कि ये बच्चों का खेल नहीं है कि आप 11-12 के बच्चे हैं और सोच रहे हैं कि यार 5-6 पॉइंट्स हैं, किसी को ऐड करना है, किसी को माइनस करना है, तुक्का मार देंगे। ऐसे नहीं चलेगा, एक एक चीज में क्लैरिटी होनी पड़ेगी, क्वेश्चन को पढ़ने की समझ आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ये सबसे मैंने आसान क्वेश्चन दिया है, बट इसमें भी काफी सारे ट्रिक्स हैं। मिस्टर वाई सोल्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली, 50 लाख रुपए की उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी बेची और उसकी कॉस्ट थी 40 लाख रुपीज। परचेज किया था 2018 में और 2019 में बेच दिया। डिविडेंड उन्हें मिला है म्यूचुअल फंड से, 5,006 रुपए का डिविडेंड मिला है म्यूचुअल फंड से। अब म्यूचुअल फंड क्या होते हैं आपको नहीं मालूम होगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर आप लोग जो हैं डायरेक्टली कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के, तो उसे शेयर बोलते हैं। आपने 1,000 रुपए का शेयर ले लिया,
पर अगर आप 5 कंपनी के शेयर लेना चाहते हैं, 5 कंपनी के शेयर लेना चाहते हैं, 10 कंपनी के, 15 कंपनी के शेयर लेना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है, बट आप ये चाहते हैं कि जो 1000 रुपये में इन्वेस्ट करूं उसका कुछ हिस्सा एक कंपनी में हो जाए इन्वेस्ट, कुछ हो जाए दूसरी में, कुछ तीसरी में, कुछ चौथी में, ऐसे 1000 रुपये मेरे 15 कंपनियों में लग जाएं, तो उस केस में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती है, प्लान्स होते हैं। तो जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, वहां पर क्या होता है दोस्तों, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में आपका जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड वाले इक्विटी शेयर्स में ही लगाते हैं, जिससे कि डिविडेंड उन्हें रिसीव होता है और वो डिविडेंड आपको मिल जाता है। तो अब म्यूचुअल फंड में क्या होगा, म्यूचुअल फंड वाले बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेंगे और वो पैसे को बोलेंगे कि हमने 15 कंपनियों के शेयर्स में लगाना है। वो 15 कंपनी कौन सी है वो बोल सकते हैं, हो सकता है हम लार्ज कैप में लगाएं, बड़ी कंपनियों में लगाएं, पर हम चेंज करते रहेंगे, कभी किसी कंपनी में, कभी किसी कंपनी में, ताकि आपको रिटर्न मैक्सिमम मिल सके। यानी आपको सोचने की जरूरत नहीं कब इन्वेस्ट करना है, कब निकलना है, वो म्यूचुअल फंड आपका टेक केयर करेगा उस चीजों के लिए। अब आपने सारे पैसे दे दिए और लोगों ने भी पैसे दे दिए, उसके बदले म्यूचुअल फंड आपको यूनिट्स देता है, वो उसके बदले आपको शेयर की जगह यूनिट्स देता है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड की कैपिटल एक तरह से होती है वो यूनिट्स में बटी होती है, कि आपसे पैसे लिए उसको आगे लगा दिया, बदले में आपको यूनिट्स दे दिए। ये म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। बस समझने के लिए यही है कि अगर म्यूचुअल फंड से भी डिविडेंड मिलेगा तो वो वही डिविडेंड है जो कि म्यूचुअल फंड ने कंपनी में पैसा लगाया होगा और वहां से उन्हें डिविडेंड मिला होगा। तो क्योंकि जो म्यूचुअल फंड को भी कंपनी से ही डिविडेंड मिला होगा तो उस पर कंपनी ने ऑलरेडी टैक्स काट लिया होगा और फिर वो आपको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो चाहे डायरेक्टली कंपनी से डिविडेंड मिले वो भी एग्जेम्प्ट है, चाहे म्यूचुअल फंड से डिविडेंड मिले वो भी एग्जेम्प्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली तो म्यूचुअल फंड ने कंपनियों में पैसा लगाया था और डोमेस्टिक कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, तो उसी इनकम पर दोबारा टैक्स क्यों, उसी इनकम पर दोबारा टैक्स क्यों, काहे? मिस्टर वाई इन्वेस्टेड 1,30,000 इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्ट कराए तो आपको संकेत मिल रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं एटीसी की डिडक्शन लेने के लिए किया होगा, क्योंकि आपको वो चैप्टर नहीं मालूम है इसलिए आपको शायद नहीं पता होगा कि एटीसी में क्या क्या डिडक्शन मिलती है, तो इस क्वेश्चन के जरिए आपको पता लगेगी। मिस्टर वाई पेड LIC प्रीमियम फॉर द ईयर 20,000 रुपीज, FD कराई है उन्होंने टैक्स सेवर 5 ईयर्स की 50,000 रुपीज। आपको इनकी इनकम निकालनी है, होमवर्क दिया है मैंने आपको, ये वीडियो पॉज करिए और निकालिए। तो आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा अच्छे से, अगर क्वेश्चन पढ़ लिया तो उसका आंसर मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली है, मैं मान के चल रहा हूं, मिला लेना आंसर, नहीं किया है तो भी मेरे साथ कर लेना। आपका जो है मिस्टर वाई यानी कि एक इंडिविजुअल है जिनकी मैं इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन कर रहा हूं, जो कि यहां पर थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, क्योंकि एक कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम होना चाहिए। देखा जाए तो कायदे में हमने इनकम टैक्स अभी कैलकुलेट नहीं किया, सिर्फ टोटल इनकम कैलकुलेट करी है। तो आप हेडिंग को ठीक कर लीजिएगा, इट विल बी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वाई। प्रीवियस ईयर 1920 है और असेसमेंट ईयर 2021 है। जिस ईयर इनकम कमाई वो है 1920 जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उसमें जो भी इनकम कमाई है, इंडियन इनकम जो है उसे मैं इंक्लूड करूंगा, फॉरेन इनकम को इंक्लूड नहीं करूंगा, बिकॉज मिस्टर वाई जो थे 1920 में इंडिया के बाहर रहे थे, अधिकतर ज्यादातर इंडिया के बाहर रहे थे, इसलिए वो नॉन रेजिडेंट है और ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। जो भी इनकम आएगी उसे पांचों हेड में क्लासीफाई करूंगा, ऐड करूंगा, ग्रॉस टोटल इनकम आएगी। क्लबिंग के प्रोविजन होंगे, सेट ऑफ के होंगे तो करेंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, सबको ऐड करके ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से करेंगे डिडक्शन माइनस, और फिर आपके पास आ जाएगी टोटल इनकम। तो इनकी एक सैलरी इनकम है, यूएसए में इन्होंने कमाई है, यूएसए में रिसीव करी है, सब कुछ यूएसए में हुआ है, काम वहां पर किया, पैसे वहां पर मिले, सब कुछ वहां पर हुआ। तो वो वाली इनकम जो है इनकी फॉरेन इनकम है और इसीलिए इनके लिए यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है। अगर ये रेजिडेंट होती तो टैक्सेबल होती, नॉन रेजिडेंट है इसलिए टैक्सेबल नहीं होगी। इनकम फ्रॉम सैलरी, इंडिया से कमाई इनकम फ्रॉम सैलरी 2 लाख रुपीज, 50,000 की डिडक्शन माइनस क्यों नहीं करी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कंप्यूटेड, यानी हर चीज हमने कैलकुलेट करके आपको दी है, कुछ भी माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। 50,000 माइनस करने के बाद, सारी एग्जेम्पशन डिडक्शन के बाद जो इस चैप्टर की होती है, 2 लाख रुपए की इनकम आई है और वो यहाँ पर गिवन है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है 50,006 रुपीज की है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 50,006 रुपीज। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, पीजीबीपी से भी इनकी इनकम आई है, बिजनेस ए से 50,000 की इनकम आई है, हालांकि
बिजनेस ए जो था उसका पुराने सालों का लॉस चल रहा था, कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, और इसीलिए वो इस साल भी एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया तो सेम हेड से तो एडजस्ट हो ही सकता है अगर उस हेड में इनकम आ रही है। तो यहाँ पर 50,000 की इनकम आ रही है, वहां से हमने 20,000 का लॉस एडजस्ट कर दिया जो पुराने सालों का था, एडजस्ट नहीं हो पाया, कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, और अब हमने एडजस्ट कर यहाँ पर नेट इनकम 30,000 की लिख दी है, पीजीबीपी इनकम। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी आएगा, क्योंकि हमने शायद यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी बेचा है, जो दिल्ली वाला हाउस था वो हमने बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर पर निकलता है कैपिटल गेन। अगर कैपिटल एसेट का ट्रांसफर किया तो आगे जब पढ़ेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ट्रांसफर दे रखा होगा, कैपिटल एसेट होगा नहीं, फिर भी कैपिटल गेन निकाल कर आ जाएंगे। पहले ये तो देख लो कि कैपिटल एसेट है वो, ट्रांसफर किया है, फिर कैपिटल गेन निकालेंगे। तो आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है कैपिटल एसेट है, शेयर जो है कैपिटल एसेट है, और भी बहुत सारी चीजें कैपिटल एसेट है जो हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन के चैप्टर में। यदि कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर दिया है तो कैपिटल गेन निकलेगा, यदि कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया है तो कैपिटल गेन निकलेगा। उसमें सेल कंसिडरेशन है 50 लाख रुपीज, जो कॉस्ट है उसकी है 40 लाख रुपीज, क्योंकि 18 में खरीदा 19 में बेच दिया, बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रखा, इसलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। हो सकता तो लॉस भी आ जाता, यहां पर गेन आया है और 10 लाख रुपए का गेन आ गया, 10 लाख रुपए का गेन आ गया है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है इनकी कुछ। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें इन्होंने इंटरेस्ट जो इन्हें मिला है 18,000 रुपए का बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आया है, और 2,000 का टैक्स कट गया, टीडीएस कट गया, तो 20,000 का इनका इंटरेस्ट रहा होगा। हम हमेशा ग्रॉस इनकम इंक्लूड करते हैं कि पहले टोटल इनकम तो देख लें, उस पर टैक्स तो निकाल लें, फिर जो टैक्स कट गया वो माइनस कर लेंगे, बैलेंस पे कर देंगे गवर्नमेंट को। बट एक बार तो हम पूरी इनकम पर कैलकुलेट कर देखते हैं, तो इसीलिए जो इनकी एक्चुअली में फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट की इनकम है वो है 20,000 रुपीज की, 2,000 का टीडीएस कटा है, टैक्स का पैसा कटा है। जब टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें से 2,000 कम पे कर देंगे गवर्नमेंट को, और अगर टैक्स नहीं बनेगा तो रिफंड के लिए अप्लाई कर देंगे, 2,000 वापस मिल जाएंगे। पर अभी पूरी इनकम यहां पर दिखाएंगे। डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड मिला है, वो भी एग्जेम्प्ट होता है, जैसे मैंने आपको समझाया कि डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी से मिलता है उसका सेक्शन है 10 क्लॉज 34, अगर म्यूचुअल फंड से डिविडेंड मिलता है तो उसका सेक्शन है 10 क्लॉज 35। छोटा लिखा हुआ है, जरा यहां पर देखेंगे बड़ा करके, क्लॉज 35। अब मैं छोटा कर लेता हूं वापस। 1034 में डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, 1035 में डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड, दोनों ही एग्जेम्प्ट होंगे। रिलायंस से जो डिविडेंड मिला वो 1034 में एग्जेम्प्ट होगा, 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है सर, 10 लाख रुपीज तक। और यहां पर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है 13 लाख 6 रुपीज की, सबको अगर ऐड करेंगे तो 13 लाख 6 रुपीज आएंगे, जिसमें से आप डिडक्शन भी माइनस करेंगे। डिडक्शन के लिए आपने अलग कैलकुलेशन करी है, वर्किंग नोट बनाया, जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया कि आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाले 1,30,000, आपने LIC प्रीमियम में पैसा डाला 20,000, आपने 5 साल की FD कराई 50,000, ये सभी जो है 80C में डिडक्शन के फॉर्म में आते हैं। और इसका जब चैप्टर करेंगे तो आप सारी डिडक्शन जान लेंगे कि और कौन कौन सी डिडक्शंस मिलती है। कुछ मैंने आपको जनरल डिडक्शन पहले ही करवा दी ताकि एक आइडिया लग जाए कि अच्छा ऐसे डिडक्शंस मिलती है, इन्वेस्ट करने पर ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस कर सकते हैं, पर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा माइनस नहीं कर सकते हैं 80C सेक्शन में। 2 लाख रुपए आपने टोटल इन्वेस्ट करे पर 1.5 लाख से ज्यादा माइनस नहीं कर सकते, 1.5 लाख यहाँ माइनस कर दिए हैं। माइनस करने के बाद आ गया है कुछ अमाउंट, ये कितना था, 13 लाख था क्या कुछ, तो ये कुछ आ गया 11,50,000 10 रुपीज, वैसे 6 रुपीज आया है, पर टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना होता है। सेक्शन 288A में ऐसा लिखा है, चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं सेक्शन 288A। राइटिंग इस पर राइटिंग पैड पर थोड़ी खराबी आती है, इसलिए मैं आपको नोट्स बनाकर देता हूं। ये मेरा फर्स्ट बैच से एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने पहले नोट्स को लिख लिया, स्कैन कर लिया, और हम उसके बाद डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में, जो कि यहां पर कर दिया है। और इसी के साथ आपका जो है आज की क्लास भी कंप्लीट हो गई। कोई भी आपको डाउट है लर्नजब के स्टडी ग्रुप में आप पूछेंगे, वेबसाइट पर जाकर ग्रुप को एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल में .com पर जा सकते हैं वेबसाइट पर, और वहां से स्टडी ग्रुप में अटैचमेंट वगैरह लगा सकते हैं। अगर आपको ऐप में दिक्कत हो रही है तो वेबसाइट से भी किया जा सकता है स्टडी ग्रुप को एक्सेस। आप वहीं पर डाउट पूछेंगे, वहीं पर 24 घंटे में जवाब आपको मिल जाएगा। ईमेल करना चाहे ईमेल कर सकते हैं, आपके सामने जो ईमेल आ रहा है info@learnzub.com पर। व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनल मैसेजेस वगैरह बिल्कुल नहीं करेंगे। डाउट हैं, कॉमन डाउट्स हैं, ग्रुप में पूछें, ग्रुप में आएं, ईमेल करें, फॉर्मल कम्युनिकेशन करना सीखें। और अगर
व्हाट्सएप सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए मैंने अलग चार्जेस रखे हुए हैं, जिसकी मुझे पता है नौबत नहीं आएगी। जो भी हमने किया है उसे आप रिवाइज करेंगे अगली क्लास में, इसको हाथ से लिखेंगे नोट्स को, अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, सारी चीजें दोबारा से पढ़ेंगे स्टार्टिंग से एंड तक कि एक्ट कैसे बना, वहां से लेकर इनकम टैक्स के कंपोनेंट क्या होते हैं, सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज क्या होते हैं, सब क्लॉज प्रोवाइजो एक्सप्लेनेशन क्या होती है, इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, टोटल इनकम कैलकुलेट कैसी होती है, पूरा प्रोसीजर देखेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो आपको पूरा का पूरा इनकम टैक्स लॉ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और फिर नेक्स्ट क्लास से हम एक एक छोटे छोटे टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते रहेंगे, छोटे 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 छोटे। आपने पता लग गया, आपको पता लग गया कि जो इनकम है उस पर टाइप ऑफ इनकम अलग और टाइप ऑफ पर्सन अलग, दोनों के हिसाब से टैक्स लगती है, पता आपको सब कुछ है। पर वो क्या क्या होती है हम पढ़ेंगे। आपको मालूम है डिडक्शन होती है, डिडक्शन और क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। आपको मालूम है एग्जेम्पशन कुछ होती है, आपको मालूम है कि टीडीएस कुछ होता है, एडवांस टैक्स कुछ होता है, आपको सब कुछ मालूम है। पर उसके अंदर एक्चुअली में क्या है वो सारी चीजें हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। और आने वाली कई क्लासेस के बाद आपका ये पूरा का पूरा जो है चैप्टर और सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, सीए और सीएमए वालों के लिए, और सीएस वाले जो भी देख रहे हैं उनके लिए भी, या बीकॉम वाले देख रहे हैं उनके लिए भी। हाँ जी, सभी के लिए सेम है, इनकम टैक्स कोई चेंज नहीं होता। बीकॉम वालों के लिए भी यही है, एमकॉम वालों के लिए भी यही है, एमबीए वालों के लिए भी यही है। ये जरूर हो सकता है कि इसके अलावा कुछ एडिशनल और हो, पर ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो हर जगह पर आपको पता होना ही चाहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।